मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गृहब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह को अपनी राजधानी बिंबिसार ने बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। राजवैद्य जीवक को भेजा मार। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुड़िक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने पाटली ग्राम पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है, की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने आपतस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? नागदशक ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या दिया है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। इंपॉर्टेंट है। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याखस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बौफ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बौफ केफला नामक नगर बसाया। जहाँ जहाँ पर डबल स्टार है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, और जहाँ पे टिक लगा है वो भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रियोकोट्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है।
विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य, जिनका और भी नाम है, इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का रचयिता कौन है। चाणक्य है। विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य का नाम है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नामक चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? भद्रबाहु से। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो मेगस्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटोर के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो सन भी पूछा जाता है कि कलिंग पर आक्रमण कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है 13वें शिलालेख में है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिएगा, उससे ज़्यादा आता नहीं एग्जाम में। पहला देख लीजिए, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है।
इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लर के राज तंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज चौपार सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। कर्ज चौपार सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के बाहर सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों की खोज पेंट्रेदी फैंथेलर ने की थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिसप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। पहला प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा अभिलेख, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज कार्लाइल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। स्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। ब्राह्मण साम्राज्य शुंग वंश एवं कर्ण वंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। यही पूछा जाता है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है इसके बारे में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। मिनांडर को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। इंपॉर्टेंट है।
बरहउत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी। मगध की गद्दी पर कणवंश की स्थापना की। कणवंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। शुंग वंश, कणवंश, सातवाहन वंश, फिर इसके बारे में आता है गुप्त वंश। सातवाहन वंश, इसकी स्थापना शिमुक ने की। सातवाहन की स्थापना किसने की? शिमुक ने। बस इतना काफ़ी है, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता इस वंश के बारे में। इतना याद रखिए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया? सातवाहन राज्य ने। भारत के यवन राज्य, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। यह क्रम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्रम याद कर लीजिएगा। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ये क्रम पूछा जाता है। हिंद, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, इसकी राजधानी साकल, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो सबसे जो विख्यात जो शासक था वो कौन था? मिनांडर। मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। एग्जाम में कई बार आ चुका है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी। शक वंश के बारे में देखते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 5800 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों पर सबसे प्रतापी शासक, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित जो था का जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। ये पूछा गया कई बार। पारथी या पहलव, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारथियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पारथियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पारथियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अब इसके बाद आता है कुषाण वंश। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो कुषाण वंश के बारे में देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक हुआ, में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा जो संवत चलाया जाता है वो कौन सा है? शक संवत, जो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। किसके दरबार में था? कनिष्क के। महाविभाज सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं।
इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने, जिसे बुद्ध का रामायण कहा जाता है, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत और संघर्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। तो कनिष्क के दरबार में जो भी महापुरुष विद्वान थे यहाँ पर दिया है, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। कनिष्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। माध्यमिक सूत्र किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। गुप्त साम्राज्य, अब गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तो पूछा था गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने, 240 से 280 ईस्वी। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। महान सम्राट गुप्त वंश का कौन है? प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। गद्दी पर बैठा 320 ईस्वी। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। तो संगीत प्रेमी था, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका दूसरा नाम है विक्रमादित्य। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास, कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी जो चिकित्सक थे, छपड़क ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार, विताल भट्ट घटकरपर, वराहमीर खगोल वैज्ञानिक थे एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया।
अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। तो किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरड़ अभिलेख, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखे? आर्यभट्ट ने। उन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, लघु जातक की रचना की। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शाकुंतला के प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना भगवद गीता। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है वो किससे संबंधित है? तो उसमें दिया था ऑप्शन में दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा। ये पूछा गया है ये कि किसकी प्रेम कथा है? दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कौन से वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को। पढ़ते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। तो प्राचीन भारत का तीसरा पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।